संजय कुमार सामने आते हैं और कहते हैं जो 700 की फीस थी उसे हमने 100 रुपए की कर दी। क्या इस सबसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? पिछले 7 साल में सबसे लोवेस्ट, सबसे कम रिजल्ट गया है बच्चों का। इसी बार ओएसएम आया और इसी बार ये सब कुछ हो गया, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि ओएसएम आप लाए क्यों हो? आपको जल्दी कॉपी क्यों चेक करानी थी? मत जल्दी कराओ। एक सवाल ये भी है, जो सीनियर टीचर्स हैं जो टेक सेवी नहीं है वो कितने कंपैटिबल हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग है, ये तमाम सवाल। मेरे पास रिजल्ट है जहाँ पे बच्चे की रैंक आ रही है 3000 के आसपास और उसके 62% बने। बच्चा कह रहा है कि अगर मैं जेई की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में बढ़िया पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं +2 के लायक नहीं था? प्रोफेशनल एग्जाम में स्ट्रिक्ट चेकिंग है और जबकि बोर्ड के अंदर तो बहुत लीनियंट चेकिंग होती थी, आसान चेकिंग होती थी। बच्चे को जो चेकिंग के लिए टीचर्स को कॉपी दी जाती थी उसका भी रजत भाई एक तरीका होता था। रीवैल्यूएशन जो होगा क्या वो मैनुअली होगा? टीचर्स और एक्सपर्ट्स के ऊपर होगा, जो उन्होंने फैसला कर दिया वो बाइंडिंग टू ऑल होगा। एक नंबर भी अगर आपका कम होता है तो हम कम करेंगे। ये लाइन कोई बोर्ड कहता है क्या? आप किसी बच्चे से ये कहोगे कि तुम्हारा मैं 1 नंबर भी काटूंगा, सोच ले भाई तुझे रीवैल्यूएशन करना है कि नहीं। ये तरीका होना चाहिए, ये लैंग्वेज होनी चाहिए। बच्चा कह रहा है कि यार अगर मैं रीवैल्यूएशन पे जाता हूं और मेरे नंबर गलती से भी इन्होंने कम कर दिए तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। टीचर के पास गए, रिवैल्यूएट हुआ, एक बार तय हो गया कि भाई नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस है? अगर आपने ही सब कुछ डिसाइड करना है तो रीवैल्यूएशन का फिर ये पूरा ड्रामा हम क्यों खेल रहे हैं? 12वीं का एग्ज़ाम महज एक एग्ज़ाम भर नहीं है, ना 12वीं का रिजल्ट महज एक कागज़ का टुकड़ा है। ये रिजल्ट तय करता है कि आगे की ज़िंदगी किस रुख जाएगी, कौन सा कोर्स करेंगे, किस संस्थान से पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे या सीयूटी के तहत आर्ट फील्ड में अपना करियर परस्यू करेंगे। 18 लाख स्टूडेंट्स ने 2026 में इस एग्ज़ाम की तैयारी की, महंगी महंगी कोचिंग की, महंगे महंगे स्कूलों में गए, एग्ज़ाम हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उनके मन मुताबिक मार्क्स नहीं आए। आरोप लगा कि जो ओएसएम तकनीक से इस बार मार्किंग की गई है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तमाम ऐसे टीचर्स रहे जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। तमाम आरोप हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ लोग प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले गई। हमारे साथ काशिफ सर हैं, यूट्यूब की दुनिया इन्हें डियर सर के नाम से पहचानती है। लगातार जब से सीबीएसई का रिजल्ट आया है 13 तारीख से लगातार आवाज़ उठा रहे थे, तो हमें लगा छात्रों से कनेक्टेड रहते हैं, इनसे समझते हैं कि इनके पास कौन कौन सी शिकायतें आ रही हैं और जो कल पूरे बवाल के बाद सीबीएसई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो उन्होंने फ़ीस घटाई है रीवैल्यूएशन की, उससे क्या पूरी तस्वीर बदल जाएगी? क्या छात्र उससे संतुष्ट हो जाएंगे? क्या सारे जो भी परेशानियां थी वो एड्रेस हो जाएंगी? तो बात करते हैं काशिफ सर से। हैं काशिफ सर, ये बताएं, आप लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है कल शाम में, संजय कुमार सामने आते हैं और कहते हैं जो 700 की फीस थी उसे हमने 100 रुपये की कर दी, 225 रुपये का बता रहे हैं, उसमें स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख सकता है और अगर वो सेटिस्फाई, अगर मार्क्स उसके बढ़ते हैं तो वो पैसा वापस भी कर देंगे। क्या इस सबसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस इतनी बात है। मुझे याद आता है गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी तो उनकी डिमांड थी कि 50% कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो अंग्रेज़ 25% पे मान गए थे। तो सबने पूछा गांधी जी से कि आप 25% पे क्यों मान गए? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि एटलीस्ट उन्होंने हमारी बात मानी, तो ये हमारी मोरल विक्ट्री है। बिल्कुल उसी तरह से सीबीएसई ने एटलीस्ट इस बात को रियलाइज़ किया, माना कि उनसे गड़बड़ी हुई है। उन्होंने खुद कहा कि 13,000 कॉपीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें दोबारा से मैनुअली चेक करना पड़ा, वो ठीक से स्कैन ही नहीं हो पाई थी, यानी ओएसएम में प्रॉब्लम थी, 13,000 में तो प्रॉब्लम थी। और बाकियों का क्या है? इस बार पिछले 7 साल में सबसे लोवेस्ट, सबसे कम रिजल्ट गया है बच्चों का, 85% सर, 85% पिछले 7 साल में इतना कम कभी नहीं गया। 1 लाख बच्चे भी ऐसे नहीं है, लगभग 94,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90+ मार्क्स आए। ऐसा क्यों हुआ है? इसी बार ओएसएम आया और इसी बार ये सब कुछ हो गया, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। सवाल एक ये भी है, जो 13,000 का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर 13,000 के साथ निष्पक्षता नहीं हुई है? अगर ओएसएम बेहतर है तो उनके साथ गलत हुआ है, जो 13,000 हैं जिन्हें मैनुअली चेक किया गया है। बिल्कुल सही बात कि एक कॉपी तो मैनुअली चेक हो रही है, 13,000 कॉपीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो मैनुअली चेक हुई हैं, बाकियों की ओएसएम से चेक हो रही हैं। और ओएसएम के ऊपर जो सीबीएसई ने अपना पक्ष रखा वो ये कहा कि ओएसएम 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2026 में अब दोबारा लाया गया, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए किया गया है। आईसीआई जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो यूज़ करती है। आप कंपेयर किससे कर रहे हो सर? ICAI एक प्रोफेशनल बॉडी है, वहाँ से प्रोफेशनल निकल के आते हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, 40% पासिंग क्राइटेरिया होता है, एग्रीगेट 50% लाने होते हैं। क्या सीबीएसई बोर्ड इस लेवल पे है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स इस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं कि आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हो एक प्रोफेशनल एग्जाम से?
प्रोफेशनल एग्जाम में स्ट्रिक्ट चेकिंग है, और जबकि बोर्ड के अंदर तो बहुत लीनियंट चेकिंग होती थी, आसान चेकिंग होती थी। बच्चे को जो चेकिंग के लिए टीचर्स को कॉपी दी जाती थी, उसका भी रजत भाई एक तरीका होता था। तरीका ये होता था कि आप अगर सीबीएसई के चेकर बनना चाहते हो तो ऐसा ही नहीं कि आपको उठा देंगे और वहाँ जाके आप चेकिंग करने लग जाओगे। ट्रेनिंग में आपसे कहा जाता था, 4 लोगों को कॉपी दी जाती थी, उनसे कहा जाता था ये बच्चे की कॉपी चेक कीजिए। अब उन्होंने अपने अपने हिसाब से कॉपी चेक की थी, क्योंकि ये होता है डिस्क्रिप्शन जो किसी भी चेकर का होता है कि एक आंसर पे उसे कितने नंबर देने हैं, तो वो खुद डिसाइड भी करेगा। उसके पास मार्किंग स्कीम होती है, उसके बाद देखेगा कि यार 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं या काटे जाने हैं। अब उसमें मान लीजिए आप 4 लोगों को कॉपी दी गई, एक ने 20 नंबर दिए, एक ने 15 दिए, एक ने 25 दिए। उसमें डिसाइड किया जाता था कि 15 और 25 में इतना गैप कैसे है और इसकी बेस्ट कॉपी चेकिंग किसने की है, और फिर उसको समझाया जाता था और उसी हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता था। लेकिन अब ओएसएम से इतना कम रिजल्ट हुआ है, क्या टीचर्स की ओएसएम के लिए ट्रेनिंग हुई थी? बच्चों के मन में जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आपने कह दिया कि रीवैल्यूएशन आप कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, पैसे कम कर दिए, माना तो आपने कि गड़बड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम रीवैल्यूएशन जो होगा क्या वो मैनुअली होगा? इसके ऊपर कोई साफ सफाई नहीं दी गई है, क्लियरली बताया नहीं गया कि रीवैल्यूएशन मैनुअली होगा कि नहीं होगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चे ने अगर रीवैल्यूएशन के लिए डाला और उसके मार्क्स उसे लग रहा है कि बढ़ जाएंगे तो वो लोग मानेंगे? उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना होगा, अपना आंसर, अपनी आंसर शीट, मार्किंग स्कीम, उन दोनों को कंपेयर करके देखना है और अपनी एक एक्सप्लेनेशन देनी है और वो सबमिट करनी है। यानी बच्चे को ही कहना पड़ेगा कि मेरे नंबर बढ़ा दो, बढ़ा दो। अब उनके ऊपर है, टीचर्स और एक्सपर्ट्स के ऊपर होगा, जो उन्होंने फैसला कर दिया वो बाइंडिंग टू ऑल होगा। बच्चा नहीं कह सकता कि मेरा आपने ये नंबर क्यों नहीं बढ़ाया। साथ में सीबीएसई की जो लाइन थी, जो एनेक्चर आया था अभी कुछ महीने पहले, उसमें सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन में ये कहा था, सर लाइन देखिए ना आप, लाइन ये है कि 1 नंबर भी अगर आपका कम होता है तो हम कम करेंगे। ये लाइन कोई बोर्ड कहता है क्या? आप किसी बच्चे से ये कहोगे कि तुम्हारा मैं 1 नंबर भी काटूंगा, सोच ले भाई तुझे रीवैल्यूएशन करना है कि नहीं। ये तरीका होना चाहिए, ये लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन ये लैंग्वेज यूज की गई है सर एनेक्चर में, और ये ऐसी भाषा लगती है जब किसी को धमकाया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि देख भाई देख ले, कम हुआ फिर मत बोलियो। यानी आप कम करोगे, बढ़ाओगे नहीं। और बच्चे के मन में यही है, बच्चा कह रहा है कि यार अगर मैं रीवैल्यूएशन पे जाता हूं और मेरे नंबर गलती से भी इन्होंने कम कर दिए तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इसमें क्या, अगर एक बार जैसे किसी टीचर के पास गए, रिवैल्यूएट हुआ, एक बार तय हो गया कि भाई नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, डन एंड डस्टेड है, फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने ही सब कुछ डिसाइड करना है तो ये रीइवैल्यूएशन का फिर ये पूरा ड्रामा हम क्यों खेल रहे हैं? जब आपने कह दिया जो हम कहेंगे वो माना जाएगा। बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा हमारे पास आएगा और हम आपके पास आएंगे और हम फिर कहेंगे कि देखो ये रही बच्चे की कॉपी, ये माने नहीं है। सीबीएसई को करना ये चाहिए था कि अगर आपने ओएसएम से चेकिंग की थी तो अब साफ साफ कहते कि आगे से ओएसएम होगा ही नहीं, जो भी रीइवैल्यूएशन होगा वो भी मैनुअली होगा, और जिन भी बच्चों को डाउट है उसको फ्री में कर देते रीइवैल्यूएशन का जो ये पूरा प्रोसेस था। अब भी 100 रुपये रख रहे हैं, 25 रुपये रख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम नहीं दे रहे 100 रुपये भी। सर हम वहाँ रहते हैं जहाँ गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों लोग रहते हैं, लोगों के पास इतने पैसे नहीं, और वो भी 12th क्लास के एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम बना दिया गया है। बच्चा सीयूटी की तैयारी करे, क्लास 12 की तैयारी करे, जेई में उसका परसेंटेज नहीं बन पाया। जेई का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 75% आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि 75% बच्चे के होने चाहिए, उसके बाद उसकी रैंक मानी जाएगी। मेरे पास रिजल्ट है जहाँ पे बच्चे की रैंक आ रही है 3000 के आसपास और उसके 62% बने। बच्चा कह रहा है कि अगर मैं जेई की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में बढ़िया पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं +2 के लायक नहीं था? उस पर सीबीएसई ने कहा नहीं, ये तो 9 में हर साल ऐसा होता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सोचिए, एक कंपैटिटिव इतना हायर कंपैटिटिव एग्जाम बच्चा निकाल पा रहा है, लेकिन वो +2 का एग्जाम नहीं निकाल सकता, बोर्ड का एग्जाम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। तो इन्होंने पूरा सिस्टम ओएसएम ला के खराब कर दिया। बच्चे के मन में ना विश्वास टूट रहा है। जब विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी कॉपी ठीक से चेक होगी कि नहीं, तो वो मेहनत कैसे करेगा? जो 11th में बच्चे जो अब 12th में आए, अब वो टेंशन में आ गए। वो कह रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, हमारी भी ओएसएम होगी कि नहीं होगी? अब ओएसएम अगर होता है तो वहाँ भी बच्चा परेशान ही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि ओएसएम आप लाए क्यों हो? आपको जल्दी कॉपी क्यों चेक करानी थी? मत जल्दी कराओ, थोड़ा लेट दे दो रिजल्ट, लेकिन ठीक से कॉपी चेक कर दो। आज से पहले इस तरह के आरोप ना लगे थे, ना इस तरह का इतना गंदा रिजल्ट आया था, ना ऐसे रिजल्ट हमने देखे थे। तो इसको पहले से ही मतलब इसको रोल बैक कर देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। मैनुअल चेकिंग रखी जाए और उसमें भी रीवैल्यूएशन या जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन, जो एक्सेस दिया जाता है आंसर शीट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसको
टेस्टिंग को लेकर जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, तमाम आरोप लग रहे हैं। कुछ टीचर्स ने भी वीडियोस बनाई हैं कि हम ओएसएम के दौरान हमारा सर्वर हैंग हो गया और उसको वो वीडियो बना रहे हैं। एक सवाल ये भी है, जो सीनियर टीचर्स हैं जो टेक सेवी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा टेक्निकल मामला है, वो कितने कंपैटिबल हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग गई, ये तमाम सवाल। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था सीबीएसई का कि इस बार जो आपकी कॉपी चेक होगी वो ओएसएम से होगी। अप्रैल में कॉपी चेक होनी शुरू हो गई और 98 लाख कॉपी चेक भी हो गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी कितनी ट्रेनिंग हुई होगी, कितना उनको वो समझ में आया होगा। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, खास तौर से जो सीनियर टीचर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी से आज भी वो गेट अलॉन्ग नहीं हुए, उनको नहीं समझ में आती टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, वो उसमें थोड़ा कंफर्ट फील नहीं करते। बट ये बताया ही नहीं कि इतनी जल्दबाजी में इतनी ज़्यादा जल्दी दिखाई गई कि किसी को समझ नहीं आया कि ओएसएम क्यों लाया गया था और इतनी जल्दी क्यों करी गई थी। पहले पायलट प्रोजेक्ट पे डालते जहाँ लगता कि हाँ रिजल्ट मेंटेन हो रहा है, अच्छे से मेंटेन हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी क्यों थी। कभी भी यार अब तो नहीं लगे कि कॉपी चेकिंग करते वक्त टोटलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी या कॉपी बहुत जल्दी चाहिए थी। बच्चों ने तो कभी नहीं कहा कि हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए था। अगर आपके पास टीचर्स नहीं थे तो आप एक काम कर सकते थे, आप बच्चे से एग्जाम फीस 100-200 रुपये फालतू ले लेते। बच्चा तो वैसे भी दे ही रहा है, लेकिन ज़्यादा टीचर्स को आप हायर करके ये काम करवा सकते थे। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने दूसरा रास्ता चुना और उसको आप आज भी डिफेंड कर रहे हैं कि ओएसएम बहुत बढ़िया चीज़ है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं उनका सिस्टम जाके देखिए। आईसीआई जिसका नाम लिया है, सर मैं खुद आईसीआई का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने वो एग्ज़ाम दिए हैं, मैं जानता हूँ उनका सिस्टम बड़ा रोबस्ट है। और उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं, वहाँ के भी बच्चे सवाल उठाते हैं कि हमारी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, इस ओएसएम की ही वजह से। ये अंदर की बातें हैं, क्योंकि ये तो कह के चले गए। लेकिन किसी आईसीआई के स्टूडेंट से पूछे क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ था आज से कुछ साल पहले? अगर मैं आपको 2018 में लेके जाऊँ तो क्या आईसीआई के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट नहीं किया था? उनका भी कॉपी चेकिंग को लेके ही प्रोटेस्ट था, क्योंकि जो मैनुअल कॉपी चेकिंग होती है उसमें चांसेस होते हैं कि टीचर अपने डिस्क्रिप्शन पे अच्छे से उसको देख पाता है सवाल को। वहाँ पर वॉल्यूम कितना होता है? आईसीआई में वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। जैसे ये अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो कम से कम 13, 14, 15 लाख बच्चे भी होते हैं। वही मैं कहने वाला हूँ कि एक तरफ 13 लाख बच्चे हैं तो वहाँ पर कितने होते हैं? वहाँ पे 2 टर्म्स में एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तकरीबन जहाँ तक एक अनुमान लगाया जाता है तो 5 से 6 लाख ही बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे कभी से 6 लाख और 18 या 17 लाख, बहुत डिफरेंस हो गया कि आप पैमाना भी कौन सा तय कर रहे हैं जिसमें 5-6 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात है। और वहाँ का जो सिस्टम है वो वहाँ को सूट भी करता है, एक बार को ओएसएम सूट भी करता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग चाहिए होती है। सीबीएसई में स्ट्रिक्ट मार्किंग ला के आप क्या कर लोगे? सीयूईटी आया था, वैसे ही क्लास 12 की वैल्यू कम हो गई थी। उसके बाद फिर सीयूईटी के बाद जब क्लास 12 की इतनी वैल्यू आपने छोड़ी ही नहीं है। आज मैं अगर सीयूईटी स्टूडेंट हूँ सर और मुझे कॉलेज में जाना है तो मेरे लिए 12वीं के मार्क्स मैटर ही नहीं करते हैं। मैं तो 12वीं में सिर्फ पास होना चाहूँगा। उसके लिए आपको इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग क्यों करनी थी? उसके लिए आप ये नए मेथड क्यों निकाल रहे हो? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सीयूटी के लिए 12वीं का कोई रोल नहीं है और दूसरी तरफ जब जेई का एग्जाम देता है बच्चा तो उसके लिए 75%। ये डबल क्राइटेरियन है। या तो सीयूटी जैसे एग्जाम में रखा गया है कि 75% या कोई भी ऐसा रूल है ही नहीं, सब कुछ सीयूटी बना दिया गया है, या तो फिर उसी पे लगे रहें। अब एक बच्चा तो तैयारी कर रहा है क्लास 12 की ये सोच के कि उसको 75% वहाँ लाने तब जाके उसे जेई में एडमिशन मिलेगा। एक बच्चा है जो क्लास 12 को बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देगा। तो इनको किसी तरह की एक यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए कि या तो सीयूटी को सब कुछ बना दें, अगर सीयूटी के साथ भी आपको यही करना है तो वहाँ भी 75% का क्राइटेरिया रखें, कॉलेज वाइज क्राइटेरिया रखें। ये अब डबल स्टैंडर्ड हो रहा है, एक बच्चा अलग से तैयारी कर रहा है, अलग माइंडसेट से जा रहा है, और दूसरा बिल्कुल अलग माइंडसेट से जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो सीबीएसई को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, दूसरा उन्होंने ऐड किया है कि नाउ लैक्स ऑफ सीबीएसई क्लास 9th स्टूडेंट सडनली आस्क्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम जुलाई 1 विथ नो टीचर, नो टेक्स्ट बुक एंड क्लास 6 विल बीइंग हैंडेड टू 14-year-old एज अ ट्रांजिशनल फिक्स। ये क्या मामला है? दरअसल अभी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि अब से बच्चे को कम से कम 2 नेटिव लैंग्वेज पढ़नी होगी। ऐसा पहले भी स्टेट्स में हुआ है, भारत के बहुत सारे स्टेट्स में, पंजाब में ऐसा ही है जहाँ पे पंजाबी आपको पढ़नी पड़ती है और एक और नेटिव लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। लेकिन अब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर दिया गया था। लेकिन इसमें कहा यह गया था कि ये 6th क्लास से होगा। 6th क्लास से बच्चे को क्या पढ़ना होगा कि उसको कम से कम 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपकी नेटिव होंगी, यानी हिंदी और संस्कृत, हिंदी और बंगाली, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे। और तीसरी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगी। मज़े की बात यह थी कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज बना दिया गया था। अब रजत भाई, इंग्लिश लैंग्वेज अगर मेरी फॉरेन लैंग्वेज बन गई है, यानी मैं फ्रेंच नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 2 लैंग्वेज तो आपको कम से कम फॉरेन लैंग्वेज फिक्स कर दी गई है क्या? फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज फिक्स कर दिया गया है। पहले इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं, एक मैंडेटरी लैंग्वेज माना जाता था, लेकिन अब से कहा गया कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ोगे और 2 आपको मैंडेटरी हैं कि आप नेटिव लैंग्वेज पढ़ो। अब इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज जब आप एज ए लैंग्वेज ले लोगे तो आपकी 3 लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। उसके बाद मैं फ्रेंच नहीं पढ़ सकता,
मैं रशियन नहीं पढ़ सकता, मैं कोई और फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता। सवाल ये खड़ा होता है कि मान लो मैं दूसरी नेटिव लैंग्वेज पढ़ भी रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने संस्कृत पढ़ ली, मैंने तमिल पढ़ी, तेलुगु पढ़ी, पंजाबी पढ़ी, उसके बाद मुझे इसका फ़ायदा क्या होना है, आगे जॉब में, करियर में क्या फ़ायदा होना है? क्योंकि मज़े की बात यह है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब एज अ लॉयर, कल को मैं लॉयर बनता हूँ, मैंने तो इंग्लिश पढ़नी नहीं, मान लो मैंने इंग्लिश छोड़ के फ्रेंच पढ़ने लग गया, मैं इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए था, या तो इंग्लिश को पूरा ही हटा दिया जाए। भाई ऑफिशियल लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश बना दी गई है, अगर पायलट बनना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश को मैं कह रहा हूँ फॉरेन लैंग्वेज है। लेकिन ये रूल था कि 6th क्लास के बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा, बट ऑल ऑफ अ सडन एक नोटिफिकेशन आता है और बच्चों से कहा जाता है कि 9th क्लास से ही आपको ये काम करना है। दैट मीन्स अभी वो 2 महीने तक क्या पढ़ रहे थे, अभी वो 2 महीने तक पढ़ रहे थे फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी। अब उनसे कहा गया नहीं, अब तुम फ्रेंच और इंग्लिश में से एक चूज़ कर लो। अब मान लो मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली, अब मैंने क्या पढ़नी है, इंग्लिश, हिंदी, और मुझे अब संस्कृत लेनी पड़ेगी, पंजाबी लेनी पड़ेगी, या कोई गुजराती लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैंडेटरी 2 नेटिव लैंग्वेज लेनी है। उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अब बच्चे को तो आती नहीं, उसने तो जीवन में कभी संस्कृत नहीं पढ़ी। अब उससे कहा गया कि नहीं, तुम 6th क्लास की जो संस्कृत है वो शुरू कर दो 9th में। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? कुल मिला के ये समझ में नहीं आ रहा। आपको जो भी लैंग्वेज रूल बनाने, जैसे भी बनाने, उस पर बहस अलग से की जा सकती है कि इंग्लिश को क्यों फॉरेन लैंग्वेज बनाया, 2 नेटिव लैंग्वेज क्यों चाहिए, वो एक अलग मामला है। लेकिन इतनी जल्दबाजी में कि 9th के बच्चे को 2 महीने आप कुछ पढ़ा रहे हो। सर 9th क्लास की इंग्लिश की बुक बदली गई है और बुक मार्केट में नहीं आई है, 2 महीने बीत रहे हैं, बच्चों के पास बुक नहीं है, लेकिन वो कह दिया गया कि नहीं, बुक बदल दी गई है, इसी साल से लेना है। या तो आप अपनी तैयारी करो, आप तैयारी पहले अच्छे से कर लो। जब भी आपको कोई भी स्कीम रोल ओवर करनी है, आपको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद अपना उसको इम्प्लीमेंट करो। मार्केट में बुक्स नहीं होती, और बुक्स के नाम भी, अब आपको क्या बताऊं कि बुक्स के नाम ऐसा लगता है इंग्लिश की बुक का नाम हिंदी में रख देते हैं। मैं आपको बुक का नाम बताता हूँ, अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। क्लास 9 की इंग्लिश की बुक का नाम है कावेरी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लास 9th की इंग्लिश की बुक का नाम कावेरी कैसे हो सकता है, या हिंदी की बुक का नाम समझ में आता है। अब एक इंग्लिश टीचर, एज एन इंग्लिश टीचर, या कोई भी इंग्लिश टीचर कोई पढ़ा रहा होगा, वो कहेगा बच्चों कावेरी निकालो, बच्चा सोचेगा हिंदी की बुक निकलवा रहे हैं। अगर बिहाइव नाम से प्रॉब्लम क्या आती है? इंग्लिश की बुक का नाम इंग्लिश में होना चाहिए, स्पेनिश का नाम स्पेनिश में होना चाहिए, उर्दू का नाम उर्दू में होना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा गेम चल रहा है। क्यों उसका नाम ये रखा गया, उसका किसी को नहीं पता। इसी तरह से 6th क्लास की बुक का नाम भी ऐसा ही कोई हिंदी का नाम रखा गया है, जो कि बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि यार ये कौन सी सब्जेक्ट की किताब है। और बुक मार्केट में नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि उसमें जो टेंडर दिया गया है ऐसे लोगों को दिया गया है जहाँ से वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देख रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का किसी को ख्याल नहीं है। एक चीज़ और है कि CUT में जो CBT मोड लॉन्च किया है, उससे लोग कितने संतुष्ट हैं, स्टूडेंट संतुष्ट हैं? अभी कुछ दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आई थी बच्चों की, जिसमें उनको बताया गया था कि उनका सेंटर कहाँ अलॉट किया है। बच्चे CUT की तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते करते उनको ये टेंशन थी कि उनका सेंटर इतनी दूर डाल दिया गया था, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अब वो बच्चियाँ, खास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो गाँव कस्बों में रहती हैं, जिनके पेरेंट्स वैसे उन्हें आगे पढ़ने से मना करते हैं। हमारे देश में आज भी एक ये भावना है कि लड़कियों को रेगुलर कॉलेज में नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे वो नहीं पता, लेकिन वो नहीं जाने देते। ये वाली परंपरा, ये कट्टर मानसिकता भी लोगों में है, ये रूढ़िवादी सोच है। अब वो लड़की जो CUT का पेपर भर रही है, फॉर्म भर रही है, तैयारी कर रही है कि उसे एक सीट मिल जाए कॉलेज में, उसके सामने समस्या ये है कि सर 300 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर डाल दिया है और एग्ज़ाम की डेट भी अलग है। अब एक एग्ज़ाम उसका मान लो 12 तारीख को है, दूसरा एग्ज़ाम 28 तारीख को है। 2 बार का जाना, साथ में कौन जाएगा, आने जाने का खर्चा, वो ये सोच सोच के परेशान थी। उसके ऊपर बच्चों ने खूब बवाल काटा, परेशान रहे, शोर मचाया, हमने आवाज़ उठाई। तब जाके एक नोटिफिकेशन आया था कि हाँ जी, हम आपको दोबारा से दूसरा सेंटर अलॉट करेंगे। साथ ही बच्चों के साथ समस्या ये थी जब कि NTA ने क्या कर रखा था कि सेम डे पे बच्चों के एग्ज़ाम हुए, एक ही दिन में 3 स्लॉट दिए गए। मान लीजिए 1 घंटे का एक पेपर है, तो 3 पेपर बैक टू बैक हैं। 1 घंटे में एक करेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। अब बच्चों ने पहले ऐसे कभी फेस नहीं किया। या तो बच्चों को उसके लिए आप पहले प्रिपेयर करो। क्लास 12th में आप गैप दे देते हो 1-1 हफ्ते का एग्जाम का। जैसे वो CUT का पेपर देने जा रहा है, वहाँ पे उसके कहा जा रहा है 1 घंटे में ये वाला दो, अगले घंटे में ये, और तीसरे घंटे में ये। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या में से एक ये रहती है कि बच्चा सेंटर में जाता है, हर साल का हो चुका है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, वो सर्वर में हैंग हुआ सर्वर, और उसके बाद बच्चे ने ट्राई करा, स्टाफ आया, इतने में टाइम ओवर हो गया और उसका पेपर अपने आप सबमिट हो गया। अब वो बच्चे चीखते हैं, आके रोते रहते हैं। तो सब पूरा साल मिलता है। CUT का पेपर साल में एक बार होने वाला पेपर है। अगर आपको पता है कि मुझे ये पेपर लेना ही है, मेरे 13-14 लाख एस्पिरेंट्स होंगे, तो आप तैयारी करके रखो। अगर आपके पास कंप्यूटर के सेंटर नहीं है तो आप ऐसे कंप्यूटराइज सेंटर को पहले से ही बना के रखो। आपके पास करोड़ों का बजट आता है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आप एक ट्वीट कर दोगे, आपके सामने सारा स्टाफ, सारी फैसिलिटी आ जाएंगी। सर हम लोग सपोर्ट करेंगे सामने से, हम कब मना कर रहे हैं। बट एटलीस्ट बच्चे का ये जो उसकी जो मेंटेलिटी है
कि भाई मेरा पेपर कहाँ पड़ा है सेंटर, मेरा कंप्यूटर ख़राब नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ों से तो उसे मुक्त कर दो कि वो सिर्फ पढ़ाई कर ले और आराम से पढ़ता रहे और फिर पेपर दे के चला जाए। बहुत शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए। तो हमारी कोशिश थी कि हम उन स्टूडेंट से भी बात करें जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं और समझ सकें कि जो सीबीएसई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री बैठते हैं वो सीबीएसई का पक्ष रखते हैं, उससे कितना सहमत है। हमारी कोशिश थी उन एजुकेटर से भी बात करें जो इस मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारी बात हुई काशिफ़ सर से। काशिफ़ सर लगातार जब से रिज़ल्ट आया है तब से इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। तो बाकी इस बातचीत पर, इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी भी जिन स्टूडेंट ने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था, जिनका रिज़ल्ट आया, अभी भी उनका अगर कोई इशू है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर जुड़कर, या कमेंट सेक्शन उनके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। बाकी ललन टॉप देखते रहें। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।